हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया हैं? चलिए, आज हम कक्षा 10वीं की कविता आत्मकथ्य की व्याख्या समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। और ये व्याख्या सुनकर आपके अंदर इतनी इसे समझ आ जाएगी कि आप दूसरों को भी आत्मकथ्य कविता की व्याख्या बिल्कुल आसान शब्दों में समझा सकते हैं। बस थोड़े से एकाग्र होकर बैठिए, समझिए और फिर देखना कितने जल्दी आपको सारी व्याख्या समझ में आ जाती है। और फिर कविता में से अगर किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आप उनके उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। परीक्षा में चाहे कितने भी घुमा फिरा के कितने भी मुश्किल लैंग्वेज में प्रश्न किया जाए, आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। चलिए समझते हैं आत्मकथ्य कविता, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले थोड़ा-सा उनका जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक मुख्य स्तंभ कवि थे, नाटककार भी थे। बहुत सारी उनकी कविताएं, लेख, नाटक जो कि बहुप्रचलित हैं। अगर उनके बारे में विचार किया जाए तो कवि ने जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ उन अभावों का भी वर्णन किया है और उस अभावग्रस्त जिंदगी का भी जिसे उन्होंने खुद झेला था। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा जीवन बहुत ही अभावग्रस्त रहा। बहुत ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ झेले। उनके जीवन में हमेशा प्रेम की भी रिक्तता बनी रही और जिसके कारण उन्होंने हमेशा निराशा में जीवन जिया। परंतु ये भी कवि की एक विशेषता है कि वो असाधारण कवि थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन को साधारण कहा है। और इतने असाधारण कवि द्वारा अपने जीवन को साधारण कहना वास्तव में उनकी असाधारणता को दर्शाता है। जयशंकर प्रसाद जो अपने 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता और अपने बड़े भाई को भी खो दिया और फिर बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, चित्राधार है, कानन कुसुम, झरना, आशु, लहर और कामायनी, जो कि उनकी बहुप्रचलित है। उनके नाटक भी कई बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री। तो इस तरह से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग विशेष पहचान बनाई थी। अब ये आत्मकथ्य कविता उन्होंने क्यों लिखी, इसकी पीछे कौन सी कहानी है, वो भी जान लेते हैं। एक पत्रिका निकला करती थी, हंस, जिसके संपादक थे प्रेमचंद जी। अब उस प्रेमचंद हंस कविता में उसमें पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकलता था और उस विशेषांक में जो लेखक कवि हुआ करते थे वो अपनी आत्मकथा लिखते थे। अब इसी संदर्भ में एक बार जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें इस कॉलम के लिए। तो प्रसाद जी ने अपनी असमर्थता दर्शाई। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ मैंने अपने जीवन में विशेष उपलब्धि हासिल की ही नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। क्योंकि आत्मकथा तो उन लोगों की होती है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की होती हैं, जिनका जीवन खुशियों से भरा हुआ होता है, बड़ी बड़ी यश गाथाएं होती हैं। परंतु मेरा जीवन तो पूरी तरह से अभावग्रस्त है, निराशाओं से, कष्टों से, पीड़ाओं से भरा हुआ है। तो मैं अपनी आत्मकथा में क्या लिखूंगा, क्योंकि आत्मकथा में लिखने लायक कुछ है ही नहीं। तो ये जो कविता आत्मकथ्य है, उसी संदर्भ में उस पत्रिका में 1932 में प्रकाशित हुई थी। उसी कॉलम में उन्होंने अपनी आत्मकथा ना लिखकर ये आत्मकथ्य कविता के शैली में ये लिखी थी और उसमें अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारण बताए थे कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। तो अब समझते हैं इसकी व्याख्या को। इसमें उन्होंने बहुत सारे जो है अपने जीवन की निराशाएं और पीड़ाओं को दर्शाया है, जिसके कारण वो आत्मकथा लिखने में असमर्थ हैं। चलिए अब समझते हैं इसकी व्याख्या। एक तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपने मन रूपी भंवरे से बात कर रहे हैं। पहला ही शब्द आया है मधुप। मधुप का शाब्दिक अर्थ होता है भंवरा और यहाँ पर भंवरा जो है वो मन का प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं
पहले कविता की लाइन पढ़ती हूँ। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहा है कि जो मन रूपी भंवरा है, अपने मन रूपी भंवरे से बात कर रहे हैं, उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन रूपी भंवरे, तू गुनगुनाकर मुझे कौन सी कहानी सुना रहा है, कि मैं अपने जीवन की कौन सी कहानी कहूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मैंने अपने जीवन काल में असंख्य पत्तियों को मुरझा मुरझा कर गिरते हुए देखा है। यहाँ पर सूखी हुई पत्तियां प्रतीक हैं दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विपत्तियों का। तो यानी कि अपने जीवन काल में मैंने कितने ही दुख, निराशा, पीड़ा और कष्ट देखे हैं, झेले हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहलो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस साहित्य सागर रूपी गहरे नीले आकाश में, जो साहित्य की दुनिया है उसे गहरे नीले आकाश का प्रतीक बताया गया है, कि इस साहित्य की दुनिया रूपी गहरे नीले आकाश में असंख्य लोगों ने अपने जीवन इतिहास लिखकर, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखकर अपने ही जीवन का के ऊपर व्यंग्य करवाया है और उपहास उड़वाया है, कि मजाक उड़वाया है और अपने ही जीवन पर व्यंग्य करवाया है। क्योंकि जिनके जीवन इतिहास लिखे हैं, लोगों ने फिर उनके ऊपर व्यंग्य किए हैं, उनका मजाक उड़ाया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी यह सच जानते हुए भी तुम चाहते हो, अपने मित्रों से कह रहे हैं कि ये तुम्हें पता है कि जिन लोगों के जीवन इतिहास लिखे जाते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके ऊपर व्यंग्य होते हैं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी कमियां, सारी दुर्बलताएं सबके सामने कह दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, क्या तुम्हें यह सुनकर सुख मिलेगा कि मेरी जीवन रूपी गागर पूरी तरह से खाली है, अर्थात उपलब्धिहीन है। गागर यहाँ पर प्रतीक है जीवन का और रीति प्रतीक है उपलब्धिहीन जीवन का, कि क्या तुम्हें यह सुनकर सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी कि मेरे जीवन रूपी गागर पूरी तरह से खाली है, अर्थात उपलब्धिहीन है। ये पहले काव्यांश की व्याख्या हो गई, इसके शब्दार्थ भी मैंने नीचे दिए हुए हैं और उसके आगे आपके आसानी के लिए व्याख्या भी साथ में दी हुई है। अब चलते हैं सेकंड काव्यांश पर। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कवि कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़कर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि तुमने मेरे जीवन की उपलब्धियों को अपने जीवन में भर लिया है। यानी कि जो सफलता, जो उपलब्धियां मैं हासिल कर सकता था, मुझे मिल सकती थी, उसे तुमने अपने हिस्से में कर लिया है, वो उपलब्धियां तुम्हें मिल गई हैं और तुम्हारे ही कारण मेरा जीवन उपलब्धिहीन रहा है। खाली करना यानी कि मेरे जीवन को उपलब्धिहीन करने वाले तुम अपने को ही ना समझो, अपने आप को ही दोषी ना मान लो, इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह मेरी विडंबना होगी, विडंबना का अर्थ है दुर्भाग्य, कि ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा कि अगर मैं अपनी सरलता की मजाक उड़वाऊं, क्योंकि कवि की सरलता के कारण ही, उनके सरल स्वभाव के कारण ही वो उन्होंने धोखा खाया, लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई। तो कवि हरगिज ये नहीं चाहते कि वो आत्मकथा लिखकर अपनी सरल स्वभाव की या अपनी सरलता की मजाक उड़वाएं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ पर सरलता का मानवीकरण किया गया है। तो एक कारण उन्होंने आत्मकथा ना लिखने का ये भी दिया है कि ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा अगर मैं अपनी सरलता की आत्मकथा लिखकर मजाक उड़वाऊं, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं आत्मकथा लिखकर अपने द्वारा की गई गलतियों को और दूसरों के द्वारा दिए गए
धोखों को, विश्वासघात को किसी को नहीं दिखाना चाहता। प्रवंचना का मतलब है धोखा या विश्वासघात, कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने द्वारा की गई भूलें यानी कि गलतियों को और दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को उजागर नहीं करना चाहता। आगे कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए क्षणों की बात कर रहा है कि जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ क्षण बिताए हैं अपनी पत्नी के साथ में, उन्हें वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। उनके साथ जो भी चांदनी रात में बातें की हैं वो उन्हें सबके सामने उजागर नहीं करना चाहते। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई हैं और मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो खिलखिलाकर हंसते जो बातें की हैं, जो भी एक उज्जवल क्षण मेरे जीवन में आए हैं और चांदनी रात में बैठकर मैंने अपनी प्रेमिका के साथ हंस हंसकर मधुर बातें की हैं, मैं उन बातों को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि वे मेरे निजी पल हैं और उन निजी पलों को वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें समाज में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, वो उनकी निजी अनुभूतियां हैं, तो मैं उन्हें उनके सब किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता। अगले काव्यांश पर चलते हैं अब, तीसरा काव्यांश। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आगे कवि कह रहे हैं कि जिन सुखों के सपने देखकर मैं जाग जाता था वे कभी मुझे मिल ही नहीं पाए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मुझे वह सुख कभी मिला ही नहीं जिसके मैं स्वप्न देख देख कर जाग जाता था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, और जिस भी प्रिय प्रिय का मैंने आलिंगन करना चाहा, उसे अपने हाथों में भर लेना चाहा, वही मुझे मुस्कुरा कर छोड़कर चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, कि जिसे भी मैंने आलिंगन में लेना चाहा वही मुझे अपनी तरफ आते हुए देखकर मुस्कुराकर मुझे छोड़कर चला गया। यहाँ पर एक जानकारी देना जरूरी है कि जयशंकर प्रसाद के जीवन में प्रेम की रिक्तता रही। उनके 3 विवाह हुए और तीनों ही जो पत्नियां थी वो बीमारी के कारण उन्हें छोड़कर चली गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके कारण वो उनका जीवन पूरी तरह से निराशा और हताशा से भर गया था। आगे चलते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। अब वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता की, उनकी चारित्रिक विशेषता बता रहे हैं कि वो कितनी सुंदर थी। जिसके अरुण कपोलों की, अरुण का अर्थ लाल, कपोल गाल, कि मेरी प्रेमिका के गाल इतने सुंदर, लालिमा युक्त और मतवाले थे कि अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागिनी प्रेममयी और उषा प्रातःकालीन बेला, जो सुबह का समय होता है जब लालिमा युक्त होता है जो वातावरण, उसका जिक्र कर रहा है कवि, कि प्रेममयी प्रातःकालीन बेला भी अपनी लालिमा मानो मेरी प्रेमिका के गालों से उधार लेती थी। एक बार फिर से बता रही हूं कि मेरी प्रेमिका के गाल इतने सुंदर, लालिमा युक्त और मतवाले हैं थे कि प्रेममयी, प्रेम से भरपूर प्रातःकालीन बेला भी, यानी कि सुबह सुबह का समय, लालिमा युक्त समय, अपनी लालिमा मानो मेरी प्रेमिका के गालों से उधार लेते थे। यहाँ पर बच्चों उपमेय को उपमान से अधिक सुंदर दिखाया है, क्योंकि आपने जैसे उपमा अलंकार में पढ़ा होगा कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यानी कि उपमान की सुंदरता ज्यादा होती है, परंतु यहाँ पर उपमान को उपमेय से कमतर दिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर एक अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार जो आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमेय से बढ़कर बताया जाता है, तो इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। और अनुरागिनी उषा लेती थी, इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। अब आगे चलते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आगे अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए क्षणों की मधुर यादों को का जिक्र कर रहे हैं कवि,
कि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए मधुर पलों की यादें ही मुझ थके हुए यात्री के लिए जीने का सहारा बनी हुई हैं। पाथे का शाब्दिक अर्थ होता है रास्ते का भोजन या जीने का सहारा। कि जिस तरह से जब यात्री किसी लंबी यात्रा पर जाता है तो रास्ते में भोजन खाकर उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिल जाती है, उसका हौसला बढ़ जाता है। तो उसी तरह से जो कवि हैं उनका जीवन पूरी तरह से निराशामय है, परंतु अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए मधुर पलों की यादों के सहारे ही वो अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हें जीने का सहारा मिला हुआ है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि आगे कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना क्यों चाहते हो। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, जैसे पुराने कपड़े किसी एक गुदड़ी में बांध कर रख देते हैं और वो एक जगह पड़े रहते हैं, उसी तरह से कवि ने अपने सारे दुख दर्द पीड़ा अपने मन के किसी कोने में छुपा कर रखे हुए हैं। और अगर वे आत्मकथा लिखते हैं तो वे सारे दुख दर्द सारे परेशानियां जो है वो उनके सामने आ जाएंगे और उनके सारे जो घाव हैं वो फिर से ताजे हो जाएंगे। तो इसीलिए वो कवि कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को तुम क्यों जगाना चाहते हो और मेरी फटी हुई जिंदगी को ताड़ ताड़ करके क्यों देखना चाहते हो। जो कंथा शब्द आया है, कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी, जो पुराने कपड़ों की एक गुदड़ी होती है जिसमें पुराने कपड़े भरे होते हैं, उसे कंथा इसका शाब्दिक अर्थ है। और यहाँ पर आया हुआ है अंतर मन के लिए, अपने अंदर अपने मन के किसी कोने में उनके सारे जो दुख दर्द है वो सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये भी एक कारण बताया है आत्मकथा ना लिखने का। आगे व्याख्या दी हुई है। अब चलते हैं लास्ट आखिरी काव्यांश पर। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मैं अपने छोटे से साधारण से जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे कहूं, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे कहूं। इससे तो यह अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की आत्मकथाएं सुनूं और अपने बारे में मौन ही रहूं, क्योंकि मेरी आत्मकथा के में कुछ ऐसा विशेष है ही नहीं जिसे मैं दूसरों को बता सकूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि तुम मेरी सीधी सादी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर भला क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें उसमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, उसमें कोई तुम्हारे कोई काम की बात है ही नहीं, उसमें कुछ विशेष है ही नहीं, क्योंकि उसमें ना तो कोई उपलब्धि है ना ही कोई यश गाथा है, तो उसे पढ़कर तुम भला क्या करोगे। यहाँ पर अपनी आत्मकथा, यहाँ प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है कवि ने और अपनी आत्मकथा को भोली कहा है। यहाँ भोली कहने के पीछे कवि का तात्पर्य है कि आत्मकथा बिल्कुल सीधी सादी है, उसमें कोई यश गाथा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल साधारण है, उसमें किसी के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। तो आत्मकथा को उन्होंने इसलिए भोली विशेषण के साथ प्रयोग किया है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और एक बात और आखिर में कवि बता रहे हैं कि मेरे जीवन के सारे दुख दर्द सारे अभाव अभी शांत पड़े सोए हुए हैं और इसलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने की इच्छा नहीं है, कोई उमंग नहीं है और अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं आया है। आखिरी कारण कवि अपना कह देते बता रहे हैं आत्मकथा ना लिखने का कि मेरे जो सारे दुख दर्द हैं, मेरी पीड़ा है, मेरे अभाव है, मन के किसी कोने में शांत सोए पड़े, थक कर सोए पड़े, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, सब चुपचाप सोए पड़े हैं, इसलिए उन्हें जगाने का मेरी कोई इच्छा नहीं है और अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय नहीं आया है। तो इसलिए इसमें कविता में कवि ने
अपने जीवन को साधारण बताया है, उपलब्धिहीन बताया है, यश गाथाओं से विहीन बताया है और उनका ऐसा कहना ही उनकी असाधारणता को दर्शाता है। बच्चों इसमें आखिरी पंक्ति जो है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, इसमें मानवीकरण अलंकार है और प्रश्नात्मक शैली भी है और पूरी कविता में प्रतीकात्मक शैली आई है और एक नया अलंकार व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और बाकी जहां पर वर्णों की आवृत्ति है वहां अनुप्रास अलंकार भी है और प्रतीक कई प्रयोग किए गए हैं, जैसे गागर है, जीवन का प्रतीक है, रीति है, वो उपलब्धिहीन जीवन का प्रतीक है, तो और सरलता का भी मानवीकरण किया गया है। तो इस तरह से ये इसका शिल्प सौंदर्य हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें आपको पूरी व्याख्या समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और इस कविता में बच्चों बीच में जो उनकी कवि की प्रेमिका के सौंदर्य का चित्रण किया है, तो उस आधार पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमिका के सौंदर्य का चित्रण कीजिए या कवि की प्रेमिका की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अब इस कविता में चारित्रिक विशेषताओं के बारे में ऐसा कुछ अलग से विशेष नहीं बताया गया है, पर जब वो ब्रजराज जी के साथ में बैठकर बातें करती थी, उनके बातों को सुनती थी, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एक व्यवहार कुशल, मिलनसार और एक सच्ची प्रेमिका थी, जो कि कवि के हर एक सुख दुख में उनके साथ थी। तो ये पूरी व्याख्या कंप्लीट हो गई और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।